हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट सीडीपी यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया है। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन आते हैं। वीडियो लंबा ना होने के कारण हमने इसको 2 पार्ट में सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। विकल्प नंबर 1, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। विकल्प नंबर 2, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। विकल्प नंबर 3, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। विकल्प नंबर 4, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक अध्यापक को अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को संबोधित करने के लिए शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों एवं शिक्षण युक्तियों आदि का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सही वर्ड है सृजनात्मकता। विकल्प नंबर 1, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। विकल्प नंबर 2, अपसारी चिंतन। विकल्प नंबर 3, अति सक्रियता। विकल्प नंबर 4, असतर्कता। सही विकल्प है असतर्कता। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन, रचनात्मक विचार, मौलिक चिंतन, दृढ़ भावनात्मक आदि हैं। दृढ़ भावनात्मकता आदि हैं। सृजनात्मकता से आशय, मौलिक चिंतन, नवीन संगठन, व्यवहार, समस्याओं का नवीन ढंग से समाधान एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण रखना। जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विकल्प नंबर 1, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विकल्प नंबर 2, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। विकल्प नंबर 3, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। विकल्प नंबर 4, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। चलिए सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं से आशय भारतीय समाज के विविध वर्गों जैसे निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों से हैं। एक शिक्षक को कक्षा में विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना चाहिए तथा ऐसे अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 है,
लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। विकल्प नंबर 2, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। विकल्प नंबर 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। विकल्प नंबर 4, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। किसी छात्र की समस्या समाधान क्षमताओं को लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर सुसाध्य किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? विकल्प नंबर 1, बच्चे को दंड देकर। विकल्प नंबर 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। विकल्प नंबर 3 है, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। विकल्प नंबर 4, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। सही उत्तर बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने हेतु प्रोत्साहित करती है तथा उसे तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। गुड के अनुसार क्रिया को उत्तेजित करने, नियंत्रित करने एवं लक्ष्य प्राप्ति करने को अभिप्रेरणा कहते हैं। अधिगम एवं अभिप्रेरणा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखने के लिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी से क्या आशय है? विकल्प नंबर 1, का ज्ञान शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विकल्प नंबर 3 है, बच्चों के अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली हैं। विकल्प नंबर 4, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विकल्प नंबर 1, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। विकल्प नंबर 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। विकल्प नंबर 3, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। विकल्प नंबर 4 है, अनुकरण या नकल और दोहराना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। विकल्प नंबर 1, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। विकल्प नंबर 2, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। विकल्प नंबर 3, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। विकल्प नंबर 4, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं।
किसी दिए गए क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना एक शिक्षक के लिए यह अति आवश्यक है, क्योंकि क्रियाकलाप के दौरान छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। विकल्प नंबर 1, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। विकल्प नंबर 2, वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। विकल्प नंबर 3, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। विकल्प नंबर 4, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इसकी व्याख्या देखते हैं। बच्चों का अधिगम हेतु आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना, अधिगम सामाजिक संदर्भ में होना एवं विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाना आदि बच्चों के लिए प्रभावशाली अधिगम को दर्शाता है, जबकि सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करने से बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। विकल्प नंबर 1, उच्च उत्तेजना उच्च भय। विकल्प नंबर 2, निम्न उत्तेजना उच्च भय। विकल्प नंबर 3, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। विकल्प नंबर 4 है, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी अधिगमकर्ता की अधिगम हेतु सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना एवं कोई भय नहीं, भयमुक्त होना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। विकल्प नंबर 1, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। विकल्प नंबर 2 है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। विकल्प नंबर 3 है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विकल्प नंबर 4 है, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। अधिगम का संरचनात्मक विचार ज्ञान की संरचना में बच्चे की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। विकल्प नंबर 1, योग्यता सुधार्य है। विकल्प नंबर 2, योग्यता अटल है। विकल्प नंबर 3, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। विकल्प नंबर 4, असफलता अनियंत्रित है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, योग्यता सुधार्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धारणा है योग्यता सुधार है। शिक्षक तथा अभिभावकों आदि के द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से बालक की योग्यता में अपेक्षित सुधार करने के साथ साथ उसे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। विकल्प नंबर 1, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। विकल्प नंबर 2, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। विकल्प नंबर 3, बारंबार परीक्षाएं। विकल्प नंबर 4, अन्वेषण और संवाद। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अन्वेषण और संवाद। इसकी व्याख्या देखते हैं। अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं, जबकि बारंबार परीक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र एवं अति प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं आदि संकल्पनात्मक समझ के विकास में सहायक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेओ वाइगोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है। विकल्प नंबर 1 संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, विकल्प नंबर 2 स्वनियम, विकल्प नंबर 3 आत्मकेंद्रितता, विकल्प नंबर 4 मनोवैज्ञानिक विकार। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 स्वनियमन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक कार्य के दौरान सायना का स्वयं से बात करना कि वह अपने कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, यह लेओ वाइगोस्की के भाषा और विचार के विषय में दिए गए स्वनियमन से संबंधित है। अर्थात सायना द्वारा अपने कार्य की प्रगति हेतु स्वयं से बात करना व्यक्तिगत वाक लेओ वाइगोस्की के स्वतः नियमन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विकल्प नंबर 1 विद्यार्थियों को नामांकित करना, विकल्प नंबर 2 योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विकल्प नंबर 3 है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, विकल्प नंबर 4 है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी योग्यता नहीं, विकल्प नंबर 3 सही है, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। अतः मूल्यांकन पद्धतियों का प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 केवल आनुवंशिकता पर, विकल्प नंबर 2 केवल पर्यावरण पर, विकल्प नंबर 3 न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, विकल्प नंबर 4 है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का बालकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आनुवंशिकता द्वारा वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो वही वातावरण के कारण बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, सांवेगिक एवं शैक्षणिक विकास होता है। अतः बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरोपित किया जा सकता है।